रंग हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन सीटी परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। और इस सेशन में आपके लिए लेकर आया हूँ प्रैक्टिस सेट दूसरा। कौन सा? प्रैक्टिस सेट दूसरा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। और इसी प्रकार से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर छपने वाला है इसी प्रकार से। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक चैनल पर नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ? तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ था? ऑप्शन है महमूद लोधी, हसन खां मेवाती, हकीम खां सूर, मेदिनी राय। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है? बताओ एक बार, कमेंट करो सभी, फटाफट कमेंट करो सभी, देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल पहले करता है। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर किया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है हकीम खां सूर। कौन है? हकीम खां सूर। सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ था हकीम खां सूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो एक तरफ आपको दे रखे पर्यटन स्थल और एक तरफ दे रखा है स्थान और शहर। तो सोनी जी की नसियाँ टोंक, 84 खंभों की छतरी जैसलमेर, बड़ा बाग अजमेर, सुनहरी कोठी बूंदी। तो बताओ इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर क्या होगा बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर हो जाएगा 84 खंभों की छतरी, सभी को पता है बूंदी में। कहाँ पर है? बूंदी में। और सोनी जी की नसियाँ ये आपके अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। और बड़ा बाग है ये जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में। और सुनहरी कोठी ये आपकी टोंक में। कहाँ पर है? टोंक में। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन सा? बताओ एक बार, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? पहले 3, 4, 2 और 1 बी आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय शासक सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा युग में जो दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय शासक सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन है रणथंभौर हमीर देव, चित्तौड़ राणा रतन सिंह, सिवाना मालदेव और जालोर कानड़ देव। तो ये मालदेव है, ये मारवाड़ का शासक था। किसका था? मारवाड़ का। तो यहाँ पर सी आंसर होगा, सुमेलित नहीं है, सी वाला। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार एक कैलेंडर वर्ष यानी विक्रम संवत के अनुसार में सबसे बाद में आता है? तो इनमें से कौन सा एक त्यौहार है जो एक कैलेंडर वर्ष में सबसे बाद में आता है? तो ऑप्शन है होली, गणगौर, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी। तो यहाँ पर होली है, ये एक कैलेंडर वर्ष में सबसे बाद आता है। क्या आता है? होली। तो यहाँ पर ए आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, बिल्कुल ऐसा सेम पेपर रहने वाला है, क्वेश्चनों का लेवल यही रहने वाला। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन है मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विपक्ष का नेता और राज्यपाल। तो आपको बताना है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की
चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? तो कौन नहीं होता बताओ एक बार सभी। तो आपका राज्यपाल नहीं होता। कौन नहीं होता? राज्यपाल। तो डी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा? डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, विख्यात लोकनाट्यकार नानूराम किस ख्याल से संबंधित रहे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। विख्यात लोकनाट्य कलाकार है नानूराम किस ख्याल से संबंधित है? शेखावाटी ख्याल, जयपुरी ख्याल, तुर्रा ख्याल और कुचामनी ख्याल। तो कुचामनी ख्याल के तो लच्छीराम कुचामनी। कौन है? लच्छीराम कुचामनी। और तुर्रा ख्याल है उसके कौन है? हमीद बेग। तो यहाँ पर नानूराम किस ख्याल से? शेखावाटी ख्याल से। किस ख्याल से? शेखावाटी ख्याल से संबंधित रहे। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव जेतसी रोचंद है। राव जेतसी रोचंद ग्रंथ की रचना किसने की है? बिट्टू सुजा ने, कर्णिदान ने, केशवदास ने और वीरभाण ने। तो राव जेतसी रोचंद इसकी रचना किसने की? बताओ एक बार सभी, कमेंट करो सभी। बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए सभी का। तुक्के तो किसी को भी नहीं मारना है। क्या? तुक्का तो किसी को भी नहीं मारना। तो एक बार सभी आंसर कर दो। राइट आंसर आना चाहिए सभी का। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आ रहा है भाई? सभी का आ रहा है ए आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है। सभी ने दिल गदगद कर दिया भाई ना। तो यहाँ पर बिट्टू सुजा, राव जेतसी रोचंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? बिट्टू सुजा ने की थी। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। बहुत बढ़िया दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोक देवता माता सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक युग्म है जो सुमेलित नहीं है अपनी माता से? ऑप्शन है, तेजा जी की माँ का नाम क्या राम प्यारी था, रामदेव जी की माँ का नाम मैणा दे, बाबू जी की माँ का नाम कमला देवी और गोगा जी की माँ का नाम वात्सल। तो रामदेव जी की माँ का नाम था मैणा दे। मैणा देरा लाल अजमाल जीरा कंवरा मैणा देरा लाल। और गोगा जी की माँ का नाम वात्सल था और बाबू जी की माँ का नाम क्या था? कमला देवी। और तेजा जी की माँ का नाम क्या था भाई? राम प्यारी तो नहीं था। क्या नहीं था? राम प्यारी तो नहीं था। ये आप बताओ कमेंट में, तेजा जी की माँ का क्या नाम था? तेजा सभी ने सुना है ना? तो उसमें बताओ आप, तेजा जी की माँ का नाम क्या था? कमेंट करो सभी। एक तरफ दे रखा है संप्रदाय और दूसरी तरफ दे रखा है प्रमुख गद्दी या स्थान। तो बिश्नोई संप्रदाय कतरिया सर, जसनाती संप्रदाय नरेना, दादूपंथी संप्रदाय शीतल और रामसनई मुकाम। तो सभी को पता है कि जसनाती संप्रदाय कतरिया सर है स्थान और रामसनई का है शीतल। क्या है? शीतल। और विष्णु संप्रदाय का है मुकाम। क्या है? मुकाम। और दादूपंथी का क्या है? नरेना। तो यहाँ पर कौन सा आंसर बिल्कुल राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 1 2 3। यहाँ पर हो जाएगा 4 1 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, मांडो की पाल किस खनिज के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो मांडो की पाल, बहुत शानदार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मांडो की पाल है किस खनिज के उत्पादन के हेतु प्रसिद्ध है? ऑप्शन है, फेल्डिस्पार, फ्लोराइट, घियापत्थर और पाइराइट। बताओ एक बार सभी इसका आंसर क्या है? तो यहाँ पर ए आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर नहीं रहेगा भाई ना। ए आंसर वालों का बिल्कुल गलत आंसर है। ध्यान से देखो भाई, मांडो की पाल, तो मांडो की पाल पूछा आपसे किस खनिज के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो ये आपके फ्लोराइट से। किससे? फ्लोराइट से। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। ए नहीं होगा भाई। ए कौन आंसर कर रहा है बताओ एक बार सभी। हाँ, तो यहाँ पर फ्लोराइट होगा, बी आंसर होगा, ए नहीं होगा ना।
ध्यान रखना है अगली बार। अगला क्वेश्चन है, मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी है? तो राजस्थान का अबुल फजल मूर्णोत नैणसी, सूर्यमल मिश्रण, कन्हैयालाल सेठिया और विजयदान देता। तो विजयदान देता की रचना कौन सी है? बातारी फुलवारी। और कन्हैयालाल सेठिया की पातल और पीतल। मुंडोत नैणसी, नैणसिरी ख्यात, ये मुंडोत नैणसी की रचना है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मूर्णोत नैणसी को कहा जाता है। ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने, बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो भाई, और लाइक कर दो सेशन को, अभी तक लाइक नहीं किया किसी ने भी ना, तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस भाग में मिश्रित पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं? बहुत शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो इसको भी। तो राजस्थान के किस भाग में मिश्रित पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं? ऑप्शन है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, बूंदी, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, अलवर, जयपुर, चूरू और झुंझुनू। तो इनमें से बताओ राजस्थान के किस भाग में मिश्रित पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं? बहुत शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? मिश्रित पतझड़ वाले वन कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर में पाए जाते हैं, चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं और सिरोही में और बूंदी में। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत बढ़िया दोस्तों, लाजवाब है, क्या बात है, आज तो दिल सर गदगद हो गया ना। चलो अच्छी बात है भाई, दिल गदगद हो गया ना, दिल गार्डन गार्डन हो गया सर, है ना, क्या बात है भाई। अगला क्वेश्चन है, किस चित्रशैली में पशु पक्षियों की बहुतायत रहती है? तो किस चित्रशैली में पशु पक्षियों की बहुतायत रहती है? ऑप्शन है नाथद्वारा चित्रशैली में, बूंदी चित्रशैली में, बीकानेरी चित्रशैली में और जयपुरी चित्रशैली में। तो बताओ एक बार सभी, पशु पक्षियों की बहुतायत रहती है किस चित्रशैली में रहती है? बताओ एक बार सभी। ये रहती है आपकी बूंदी चित्रशैली में। किस चित्रशैली में? बूंदी चित्रशैली में पशु पक्षियों की बहुतायत रहती है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित राजस्थान के जिले। तो नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित राजस्थान के कौन से जिले? ऑप्शन है हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर और जालौर, बाड़मेर। तो नर्मदा नहर परियोजना से लाभ प्राप्त करने वाले राजस्थान के जिले कौन कौन से? बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर जालौर और बाड़मेर हो जाएगा। नर्मदा नहर परियोजना से लाभ प्राप्त करने वाले जिले कौन कौन से राजस्थान के? जालौर और बाड़मेर। तो बाड़मेर से कौन सा जिला अलग होकर नया बना है? बताओ एक बार सभी। तो बाड़मेर से बना है बालोतरा। कौन सा जिला? बालोतरा बाड़मेर से अलग होकर नया जिला बना है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की टूटित सरिता किस नदी को कहा जाता है? तो राजस्थान की टूटित सरिता किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन है गंगर नदी को, बाणगंगा नदी को, बनास नदी को, रूपारेल नदी को। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, बाणगंगा को रुंडित सरिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रुंडित सरिता कहा जाता है बाणगंगा नदी को। बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिसने भी बिल्कुल बी आंसर किया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लोकनाट्य रूप रम्मत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो लोकनाट्य रम्मत है ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है भरतपुर से, मेवाड़ से, बीकानेर से और धौलपुर और करौली से। तो लोकनाट्य रूप रम्मत है किस क्षेत्र से संबंधित है? बताओ एक बार सभी। तो ये आपके कहाँ से? बीकानेर से, बीकानेर से। और रम्मत का प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तेज कवि। कौन है? तेज कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस भाग में शुष्क खेती प्रचलित है? तो राजस्थान के किस भाग में शुष्क खेती प्रचलित है? पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में या फिर पश्चिमी भाग में? तो राजस्थान के किस भाग में शुष्क खेती प्रचलित है? बताओ एक बार सभी। ये आपके पश्चिमी भाग में। तो पश्चिमी भाग में राजस्थान के शुष्क खेती प्रचलित है। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वाद्य यंत्र प्रकार सुमेलित नहीं है? तो वाद्य यंत्र दे रखे, दूसरी तरफ दे रखा प्रकार।
तो ये आपको सुमेलित नहीं है, ये बताना आपको। तो बभंग तत् वाद्य यंत्र है क्या? सिंगी सुशीर वाद्य यंत्र है क्या? तासा अवनद है? नड गन है क्या? तो वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता तत् होता है, एक होता सुशीर, अवनद होता है और गन होता है। तत् वाद्य यंत्र वे होते हैं जो तार की सहायता से बजाए जाते हैं, और सुशीर वाद्य यंत्र वे होते हैं जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं। और अवनद और गन कौन कौन से ये वाद्य यंत्र कैसे होते हैं ये आप बताओ कमेंट में। गन तो वो होता है जिसको हथौड़े की चोट से बजाया जाता है, और अवनद वो होते हैं जो हाथ की थाप से बजाया जाता है, वो अवनद होता है। तो 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। तो इनमें से बताओ सुमेलित नहीं है, ये बताओ आप कमेंट करो सभी। आंसर क्या आंसर राइट आंसर होगा यहाँ पर? तो आपको पता है बभंग है तत् वाद्य यंत्र है, तार की सहायता से बजाया जाता है। सिंगी है सुशीर वाद्य यंत्र है, ये फूंक मार कर बजाई जाती है। और ताशा है अवनद, ताशे को हाथ की थाप से बजाया जाता है। और नड है ये गन वाद्य यंत्र नहीं है। कैसा वाद्य यंत्र नहीं है? नड गन वाद्य यंत्र नहीं है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया? तो इनमें से निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया? लालदास, चरणदास, सुंदरदास या फिर सहजी बाई? तो किसने नहीं किया था? सुंदरदास ने नहीं किया था। अपने लेखन में मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया था सुंदरदास ने। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा मराठा आक्रमण के खिलाफ हुरडा सम्मेलन से जुड़े थे? तो इनमें से कौन मराठा आक्रमण के खिलाफ हुरडा सम्मेलन से जुड़े थे? तो ऑप्शन है महाराणा जगत सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय और महाराजा अभय सिंह। तो बताओ एक बार सभी, सही उत्तर देना आपको इनमें से चारों, ए बी सी, ए बी डी और बी सी डी। तो बताओ इनमें से मराठा आक्रमण के खिलाफ हुरडा सम्मेलन से जुड़े थे कौन जुड़े थे? बताओ एक बार सभी, कमेंट करो सभी। तो ये जुड़े थे आपके महाराणा जगत सिंह द्वितीय, एक तो ये हो जाएगा, और एक हो जाएगा सवाई जय सिंह और महाराजा अभय सिंह। तो आपके ये महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय ये नहीं थे। तो यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और डी हो जाएगा। तो ए बी डी, सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। आज आपको पीडीएफ मिल जाएगी भाई, सभी को मिल जाएगी पीडीएफ। कहाँ पर मिलेगी मैं बता देता हूँ आपको। पीडीएफ मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से, मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी। और एक खास बात है कि टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर आपको सीटी के पिछले सालों के पेपर मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री। तो एक बार सभी टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें। मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे आप ज्वाइन कर लो, जिसकी लिंक मिलेगी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में। पहले आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर यूट्यूब चैनल के बायो में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म RTDC के होटल का नाम स्थान? तो ऑप्शन है कजरी, उदयपुर, मूमल जैसलमेर, खादिम अजमेर, डोला मारू जोधपुर। तो RTDC के होटल का नाम और स्थान दे रखा आपको। तो बताओ एक बार सभी इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा डोला मारू जोधपुर। क्या हो जाएगा? डोला मारू जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ दे रखा है हस्तशिल्प और दूसरी तरफ दे रखा है स्थान। तो आपको इनमें से कौन सा कूट सुमेलित नहीं है ये बताना आपको। तो ऑप्शन है मामा जी के घोड़े, बसंतगढ़, दाबू प्रिंट अकोला, लाख का काम लक्ष्मणगढ़ इंद्रगढ़ और अजरक प्रिंट बाड़मेर।
तो बताओ इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो मामा जी के घोड़े जालौर में बनते। कहाँ पर? जालौर के प्रसिद्ध है। कहाँ के? जालौर के। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? ए आंसर सुमेलित नहीं है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारट ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। ये कथन किसने कहा? तो ये कथन किसने कहा था कि भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारट ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। ये कथन किसका था? बहुत शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो किसने कहा था ये कथन? बताओ सभी, आंसर करो कमेंट में, कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर बी आंसर राइट आंसर भाई, रास बिहारी बोस ने कहा था। ये क्या कहा था कि भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारट ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया था। ये कथन किसका था? रास बिहारी बोस का था। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी कथाओं के राजस्थानी अनुवाद गजबन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया? तो रूसी कथाओं के राजस्थानी अनुवाद गजबन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन है मंगल बादल को, कोमल कोठारी को, विजयदान देता को और लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को। तो आप बताओ कोमल कोठारी महिला है या आदमी? हाँ, कोमल कोठारी बताओ एक बार सभी, मैंने या ह्यूमन है? मेल है या फीमेल है? बताओ एक बार सभी, कोमल कोठारी कमेंट करो सभी, देखते किसको पता है भाई ना। तो इसका आंसर दो आप कमेंट में, कौन सा आंसर राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर कोमल कोठारी होगा। क्या होगा? कोमल कोठारी। तो आप बताओ कमेंट में, ये मेल है या फीमेल है? बताओ कमेंट में सभी, देखते कौन आंसर करता है। रूसी कथाओं के राजस्थानी अनुवाद गजबन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया है? कोमल कोठारी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल बेंटिंक ने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया? बहुत शानदार है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गवर्नर जनरल बेंटिंक ने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया था? 1832 में, 1834 में, 1829 में, 1830 में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर जिसने भी ये आंसर दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है 1832 को। ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, जिसने भी ये आंसर दिया है उन सभी का। अगला क्वेश्चन है, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी बताओ एक बार सभी। करसनदत्त पालीवाल ने, मास्टर आदित्येंद्र ने, त्रिलोक चंद्र माथुर ने, अमृतलाल पायक ने। तो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? करसनदत्त पालीवाल ने की थी। किसने की थी? करसनदत्त पालीवाल ने की थी। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी बताओ रे सभी। करसनदत्त पालीवाल ने की थी धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखावाटी जाट आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है पंडित नरोत्तम लाल जोशी ने, पंडित टोडरमल ने, पंडित रामकरण अशोक ने, पंडित अभिन हरि ने। तो बताओ एक बार सभी, शेखावाटी जाट आंदोलन है इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था आपके पंडित नरोत्तम लाल जोशी ने। किसने किया था? पंडित नरोत्तम लाल जोशी ने किया था शेखावाटी जाट आंदोलन का नेतृत्व। तो यहाँ पर कौन सा आंसर? ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने,
आज़ादी के समय राजस्थान राज्य सरकार संविधान के अनुसार किस श्रेणी का राज्य था? तो आज़ादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का राज्य था? प्रथम श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का, तृतीय श्रेणी या फिर प्रथम व तृतीय श्रेणी का? तो किस श्रेणी का राज्य था बताओ एक बार सभी। तो राजस्थान आज़ादी के समय पूछा आपसे, एकीकरण के समय नहीं है। आज़ादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था? तो किस श्रेणी का था? द्वितीय श्रेणी का था। और एकीकरण के समय राजस्थान सी श्रेणी का राजस्थान था या कौन सा था बताओ एक बार सभी। सी श्रेणी का। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अभी याद नहीं आ रहा है? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, द्वितीय श्रेणी। तो आज़ादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार द्वितीय श्रेणी का राज्य था। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की? बहुत शानदार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की थी? मई 1866 को, जुलाई 1872 को, जून 1865, सितंबर 1839 को, 69 को, 1869 को। तो बताओ एक बार सभी इसका आंसर क्या आंसर है? सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की थी? तो ये की थी आपके जून 1865 को। कब की थी? 1865 को की थी। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान की पहली यात्रा की थी सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए जून 1865 को। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर अपना। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है विष्णुलाल पांड्या ने, राधा किशन शर्मा ने, गोपीनाथ शर्मा ने, कन्हैयालाल जादव ने। तो मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी बताओ एक बार सभी। कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है? सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। कि कहते हैं ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचाए। क्या? कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचाए। तो इसी प्रकार से हमें मेहनत करनी है। तो बताओ इसका आंसर क्या आंसर होगा? मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? विष्णुलाल पांड्या ने की थी। किसने की थी? विष्णुलाल पांड्या ने। ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? तो आपको दे रखा है राजस्थान का एकीकरण के चरण, एकीकरण दिनांक। तो तृतीय चरण 18 अप्रैल 1948, चतुर्थ चरण 30 मार्च 1948, पंचम चरण 15 मई 1949, छठा चरण 26 जनवरी 1950। तो राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था? 7 चरणों में पूरा हुआ था राजस्थान का एकीकरण। तो इसमें से बताओ आपसे कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बताओ सभी एक बार आंसर करो कमेंट में। तो यहाँ पर चतुर्थ चरण है, ये 30 मार्च 1948 को नहीं हुआ था। चतुर्थ चरण कब हुआ था बताओ कमेंट में सभी। चतुर्थ चरण है ये राजस्थान का, चौथा चरण है ये कब हुआ था बताओ एक बार सभी। कमेंट करो सभी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। तो राजस्थान राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर, 1869 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर। तो बताओ एक बार सभी राजस्थान राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है और कईयों का डी भी आंसर आ रहा है। तो जो भी डी आंसर करे वो एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ो कि राजस्थान राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई पूछी आपसे। किसकी? अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई पूछी आपसे। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर आंसर करना है आपको, कि ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ो और आंसर दे दो। देखते हैं यहाँ
ऐसा नहीं करना है। क्या नहीं करना है? ऐसा नहीं करना है। तो डी आंसर क्यों कर रहे थे? क्योंकि आपसे कुल 5,920 एक कुल सीमा की लंबाई है। राजस्थान की कुल सीमा की लंबाई कितनी है? 5,920 किलोमीटर है। और आपसे पूछिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई जो पाकिस्तान से लगती है 1,070 किलोमीटर है। तो आपको आंसर करना था ए आंसर, ना कि डी आंसर। तो एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़े ना। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? बांसवाड़ा एवं उदयपुर, बांसवाड़ा व डूंगरपुर, बांसवाड़ा व चित्तौड़गढ़ और उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? तो एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में, और एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो भाई। एक बार सेशन को शेयर कर दो सभी, और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया हो तो एक बार सेशन को लाइक कर दे। और बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपका एग्जाम में छपने वाला है ना। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है बताओ एक बार सभी। तो कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। बी आंसर जिसने भी दिया हम सभी का बिल्कुल राइट आंसर, और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है बांसवाड़ा और डूंगरपुर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है। तो वर्तमान में अरावली पर्वत है कहाँ पर विद्यमान है? वलित पर्वतों के रूप में, संग्रहित पर्वतों के रूप में, अवशिष्ट पर्वतों के रूप में, ब्लॉक पर्वतों के रूप में। तो वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है, किस रूप में विद्यमान है ये बताना आपको। तो ये अवशिष्ट पर्वतों के रूप में विद्यमान है। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर किया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बोराट का पठार स्थित है। तो राजस्थान में बोराट का पठार है कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है माउंट आबू, अंबा माता के बीच में, कुमलगढ़ गोगुंदा के बीच में, जयसमंद प्रतापगढ़ के बीच में, बेंसरोडगढ़ बिजोलिया के बीच में। तो राजस्थान में बोराट का पठार है कहाँ पर स्थित है? यह आपसे क्वेश्चन है। तो एक कहाँ पर है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में बोराट का पठार। राजस्थान में बोराट का पठार है कहाँ पर है बताओ एक बार सभी। तो ये आपके कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में बोराट का पठार। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। बोराट का पठार कहाँ पर है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोही जिले में तीव्र ढालयुक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो सिरोही जिले में तीव्र ढालयुक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? छापर, बाकर, गिरवा और डांग। तो बाकर के नाम से जाना जाता है भाई। तो सिरोही जिलों में तीव्र ढालयुक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ हैं, उनको स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है? बाकर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बाकर बोला जाता है। तो यहाँ पर बी आंसर बल्ले बल्ले हो गई भाई बी वालों की तो ना। अगला क्वेश्चन है, वाकल, वत्रक, मेसवा और हतमती किसकी सहायक नदियाँ हैं भाई? तो वाकल, वत्रक, मेसवा और हतमती किसकी सहायक नदी है? माय नदी की, जाखम नदी की, साबरमती नदी की और सोम नदी की। तो बताओ किसकी सहायक नदियाँ हैं ये चारों? वाकल, वत्रक, मेसवा और हतमती। तो ये आपके साबरमती नदी की सहायक नदियाँ। किसकी नदियाँ? साबरमती नदी की सहायक नदियाँ हैं वाकल, वत्रक और मेसवा और हतमती। ये किस नदी की सहायक नदी है? साबरमती नदी की सहायक नदियाँ। सी आंसर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है। तो राजस्थान में शीतकालीन वर्षा कैसे होती है भाई बताओ एक बार सभी। लौटते मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, पूर्वी उत्तरी मानसून से, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से। तो बताओ एक बार सभी इसका आंसर क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला है। और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का ये सेशन कैसा लगा ना। सभी को बताना कमेंट में कि आज का ये सेशन कैसा लगा, और आपने कितने क्वेश्चन किए सही किए। इन 40 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये आपको कमेंट में बताना, सभी को ईमानदारी से बताना है सभी को ना। तो राजस्थान में शीतकालीन वर्षा कैसे होती है? तो राजस्थान में शीतकालीन वर्षा ये
भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होती है। किन से होती है? भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होती है। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है ना, डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वर्टिसोल्स मिट्टी राजस्थान में निम्नलिखित में से किन जिलों में नहीं पाई जाती है? तो आपसे पूछा है वर्टिसोल्स है राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में नहीं पाई जाती है? तो झालावाड़, बारां, कोटा, भरतपुर, बूंदी, बांसवाड़ा, धौलपुर और करौली। तो वर्टिसोल्स मिट्टी राजस्थान के किन जिलों में नहीं पाई जाती है? ये क्वेश्चन पूछा आपसे। तो झालावाड़ और बारां में नहीं पाई जाती है वर्टिसोल्स मिट्टी। तो ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं? तो इनमें से कौन से वन है जो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं? तो ऑप्शन उष्ण कटिबंधीय पतझड़, मिश्रित पतझड़, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार, शुष्क सागवान। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। किस में देना है? कमेंट में। सभी को देना है ईमानदारी से ना, सभी को कमेंट में देना आंसर, सभी को। तो आज का ये सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। सेशन अच्छा लगा हो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दे, और हमारे यूट्यूब चैनल पर जो भी विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।